माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 सत्र 2024 में आयोजित होने वाली परीक्षा में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जारी मॉडल पेपर, जिसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे। हमने पहले पार्ट का वीडियो देख लिया था, बना लिया था। आज हम दूसरा वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आप याद रखें आलोक 48। आलोक 48 एक अनुप्रास अलंकार है। आलोक 48 तो आलोक धनवा का 1948 में जन्म हुआ। धनवारी धनवा 48 में मूंग दे जा। तो बिहार मुंगेर में इनका जन्म हुआ था। इस तरह से ट्रिक बनाकर याद करें। धन से आप पतंग खरीदें। पतंग तो दुनिया रोज बनाती है और रोज उड़ाती है, तो दुनिया रोज बनती है। इस संग्रह से ये पतंग जो है वो ली गई है। पतंग कविता के रचयिता, तो सबसे पहली बात आलोक धनवा। पतंग कविता में कवि ने वर्षा के बाद किस ऋतु का चित्रण किया है? तो वर्षा के बाद शरद ऋतु का वर्णन किया। शरदया पुलों को पार करते हुए एक चमकीली साइकिल और नीले आकाश के तले चमकीली साइकिल का मतलब है कि एक इस तरह से एक उजला सा आकाश अपने आप को एक निमंत्रण सा देता है। इसलिए खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा पंक्ति में कौन सा बिंब है? जब ऐसा अपने दिमाग में मानस में एक ऐसा चित्र बनता है जिसको हम देख सकें तो वो दृश्य बिंब होता है। अब ध्यान रखें, यदि मैं आपको ये कहूं कि सुबह सुबह के समय आकाश में सूर्य लाल सा दिखाई देता, तो वो आपको दिखाई अभी भी पड़ रहा है। आपको सूर्य इस समय दिख रहा है आपको, तो उसे दृश्य बिंब कहते हैं। अगर एक छोटे से बच्चे ने जिसने पाँव में पायजेब या घुंघरू पहन रखे हैं और वो चल रहा है तो खन खन की आवाज आ रही है, अभी आपको वैसी ध्वनि से सुनाई पड़ रही है। इससे कहा जाता है इससे कहा जाता है श्रव्य बिंब। श्रव्य बिंब का मतलब जो सुनाई पड़े, तो ये होते हैं बिंब। तो और भी इस तरह का कोई प्रश्न आ सकता है। शरदया पुलों को पार करते हुए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जब आपको लगे प्रकृति में जैसे फूल रंगीन है, फूल खिल रहे हैं, यहां पर अलंकार नहीं है लेकिन फूल हंस रहे हैं, सूर्य दौड़ रहा है, इस तरह की यदि कहीं आपको लगे जहां प्रकृति मानव की तरह व्यवहार करे तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। शरद बच्चों को कैसे इशारों से बुलाता है? चमकीले इशारों से। कौन सी ऋतु आसमान को मुलायम बनाती है? तो शरद ऋतु। जो आसमान को मुलायम बनाने का मतलब आसमान को इस तरह से उजला और साफ सुथरा माहौल वातावरण इस समय बनता है जब बच्चे अपने आप उनका मन करता है जैसे पतंग उड़ाए। दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह किसका है? तो आलोक धनवा का है। कवि पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है? तो कवि पतंग में कविता पतंग में खरगोश की आंखों जैसा किसको बताया गया है? तो सवेरे को। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कवि आलोक धनवा का जन्म कब हुआ? आलोक 48। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के मनोविज्ञान का चित्रण किया है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया, जिसमें बच्चे जो है पतंग उड़ाते समय इतने रोमांचित होते हैं कि उनको कुछ नहीं सूझता। हालांकि यहाँ लघुतरात्मक प्रश्न है, केवल इतना ही बताना है कि बाल मनोविज्ञान का चित्रण किया है। उनके उत्साह, उनके रोमांचित होने, पतंग उड़ाते समय उनके उत्साही और रोमांचित होने का इसमें चित्रण किया है। बच्चों को कपास की तरह कोमल और उनके पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चे कपास की तरह मुलायम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उनके गिरने पर भी उनको चोट का आभास नहीं होता, और उनके पैरों को बेचैन इसलिए कहा गया क्योंकि वो खूब तेज दौड़ते हैं। नेक्स्ट, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? बच्चे जब दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं, तो इतनी कोलाहल और इतनी ध्वनि होती है मानो चारों तरफ वो ध्वनियाँ, वो आवाज़ें आती है। इसलिए छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि यहाँ पर यह कहना चाहता है कि वो छतों पर नंगे पांव भागते दौड़ते हैं, फिर भी उनको चोट का या उन पर आघात नहीं होता, इसलिए मानो छतें नरम हो गई है। छतों को भी नरम बनाते हुए, तो ये इसका एक ही उत्तर है। पृथ्वी बालकों के पैरों के पास स्वयं घूमती हुई क्यों चली आती है? पृथ्वी कभी नहीं घूमती, लेकिन बच्चे इतने तेज गति से दौड़ते हैं मानो, कवि की एक ऐसी कल्पना है कि मानो उनके पैरों की तरफ पृथ्वी घूमती हुई आती है।
पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं। पतंगों के साथ कौन उड़ रहे हैं और क्यों? पतंगों के साथ बच्चे उड़ रहे हैं और क्यों? वास्तव में नहीं उड़ते, लेकिन कवि की इस तरह की कल्पना है कि जब पतंगे उड़ती है तो वो इतने रोमांचित होते हैं, उनको इस तरह का आभास होता है, इतने प्रसन्न होते हैं वो, मानो आकाश में वो स्वयं उड़ रहे हैं। रोमांचित शरीर का संगीत, इस संगीत का जीवन की लय से क्या संबंध है? बहुत सुंदर प्रश्न है कि जिस तरह से बच्चे रोमांचित होते हैं, मानो उनके शरीर से संगीत निकलता हो, तो बच्चे जब पतंग उड़ाते समय इतने रोमांचित और उत्साही होकर के और पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमें भी जीवन में किसी भी कार्य को उत्साही और रोमांचित होकर आनंद लेकर उस कार्य को करना चाहिए। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, पंक्ति में तितलियों की आसमान में उड़ती पतंग से क्या समानता है? जिस तरह से तितलियां रंग बिरंगी होती है, प्रत्येक तितली का एक अलग रंग, अलग एक रूप होता है, ठीक उसी तरह से पतंगों का भी एक अलग रंग, अलग रूप होता है। पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका मूल भाव ये है कि बाल मनोविज्ञान को इसमें स्पष्ट किया गया है कि बच्चे निर्भीक होकर के पतंग उड़ाते हैं, उन्हें भय नहीं लगता, गिरते हैं तो भी चोट का आभास नहीं होता, उनका रोमांच उस पर भारी पड़ता है, चाहे कितना ही उनको चोट लग जाए, लेकिन उनका रोमांच और उनका उत्साहीपन जो है वो उन्हें फिर से पतंग उड़ाने के लिए तैयार कर देता है, तत्पर कर देता है। उसी तरह से हमें भी किसी भी कार्य को करते समय वही उत्साह का भाव रखना चाहिए। किशोर और युवा वर्ग समाज के मार्गदर्शक हैं, ये भी एक बहुत सुंदर प्रश्न है। किशोर और युवा वर्ग, जिस तरह से पतंग उड़ाने वाले बच्चे हमें ये संदेश देते हैं कि उन्हें चोट का डर नहीं, उन्हें किसी तरह का भय नहीं, गिर जाते हैं तो फिर से वो सुनहले सूरज के सामने आकर डट जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, बड़ी प्रसन्नता से उस कार्य को करते हैं। ठीक हमें भी उसी तरह से किसी भी कार्य को करना चाहिए। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हो? पतंग कविता के आधार पर सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो हमें बताना है कि इस तरह से बच्चे जो है वो फिर से उस सुनहले सूरज के सामने आ जाते हैं, डरते हैं, फिर से जिस तरह से पेड़ की टहनी जो बहुत लचीली होती है वो छोड़ते ही वापस अपने स्थान पर चली जाती है, उसी तरह से वो छत के खतरनाक किनारों से अपने आप को बचाते हैं गिरने से। ठीक उसी तरह से हमें भी प्रत्येक खतरनाक, चाहे कितनी भी खतरनाक परिस्थिति हो, उसी उत्साह और उसी चुनौती का सामना जो उसी उत्साह से करना चाहिए। पतंग कविता के काव्यगत सौंदर्य प्रकाश डालिए। काव्यगत सौंदर्य जब भी होता है तो हमें एक तो भाषा बतानी चाहिए, तो इसकी भाषा सरल सहज है, खड़ी बोली है। दूसरा हमें बताना चाहिए क्या इसमें कोई छंद है? तो छंद तो नहीं है। छंद वो होते हैं जैसे तुलसी के आपके पाठ में है, सोरठा है, कविता है, या दोहा है, चौपाई है, इस तरह के छंद होते हैं, लेकिन इसमें छंद नहीं है। लेकिन इसमें ध्वन्यात्मकता है, नाद सौंदर्य है, तुकांत रचना है। इसके अलावा इसमें ये बताया जा सकता है कि कुछ जो बेसज शब्द हैं। इसके अलावा काव्यगत सौंदर्य में ये बताया जा सकता है कि आलोक धनवा के इस पाठ में बाल मनोविज्ञान को प्रस्तुत करने वाली पंक्तियां हैं और दृश्य बिंब है। कवि आलोक धनवा का परिचय, तो उसमें उनकी रचनाएं, उनका जन्म आदि लिखे जाने चाहिए। ये आपके दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, कुंवर नारायण का हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।